नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 5 इस सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है और इस यूनिट का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सिम क्या होता है, ठीक है, आईएमआई कोड क्या होते हैं, ठीक है, आईएमआई नंबर जो आपके मोबाइल या लैपटॉप डिवाइसेस में उपलब्ध होते हैं वो हैं क्या और इनका बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाईमैक्स से कि बेसिकली वाईमैक्स है क्या। ठीक है, तो वाई मैक्स जैसा कि हम लोग इस सीक्वेंस में पहले भी जो है वो वाईफाई हमने देखा था, फिर ब्लूटूथ देखा था। बेसिकली है क्या कि टू नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने की एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम वायरलेस माध्यम से आपस में दो नोड्स का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इसी क्रम में इससे पहले हम लोगों ने जो है वो वाईफाई देखा था, ब्लूटूथ देखा था। तो ब्लूटूथ और वाईफाई की कुछ रिस्ट्रिक्शन ही आपने देखा हो कि जैसे हम लोग वाईफाई लगाते हैं घरों में तो सिर्फ क्या है, एक हमारा लोकल लेवल पे जो है कनेक्शन क्रिएशन होता है और घर के अंदर ही या 10 मीटर 20 मीटर में हम लोग जो है उसके थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। बट अगर मैं वाईमैक्स की बात करूं तो वाईमैक्स बेसिकली ये अपग्रेडेड वर्जन है और वाईमैक्स बेसिकली हमें जो है वो नेटवर्क की जो एसेसिबिलिटी है वो थोड़े और ह्यूज एरिया में जो है एक्सटेंड कर देता है। तो आइए वाईमैक्स के बारे में जानते हैं कि वाईमैक्स है क्या। तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एसेस, ठीक है। तो माइक्रोवेव एसेस के लिए जो हमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन है, वाईमैक्स, ठीक है। तो वाईमैक्स इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ द लास्ट माइल वायरलेस ब्रॉडबैंड एसेस एज एन अल्टरनेटिव टू द केबल एंड डीएसएल, ठीक है। तो डीएसएल और आप लोग जो है केबल के माध्यम से जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को आप आपस में कनेक्ट करते थे, उसी को और इजी बनाने के लिए हमने बेसिकली वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया, ठीक है। एंड द टेक्नोलॉजी इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। और जो इसका प्रोटोकॉल IEEE के द्वारा डिफाइन किया गया, दैट इज IEEE 802.16 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि वाईमैक्स में बेसिकली हमारा IEEE 802.16 स्टैंडर्ड पे जो है वो काम होता है, ठीक है। अब वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वाईमैक्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फिक्स्ड nomadic, portable and eventually mobile wireless broadband connectivity without the need of direct line of sight access, ठीक है, फ्रॉम द बेस स्टेशन। अभी तक जो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन या चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया उसमें होता क्या था कि बेसिकली जब हमारा बेस स्टेशन से हमारा जो मोबाइल सिस्टम होता था उसका लाइन ऑफ साइट हम कोशिश करते थे कि वो सेम डायरेक्शन में LOS जो है वो क्रिएट करने का प्रयास करते थे, ठीक है। फिर वहीं पे हमने जो है वाईफाई में देखा कि वाईफाई में मान लीजिए कि लाइन ऑफ साइट नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी कहीं कॉमन प्लेस पे हमारा वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, मॉडेम, तो हम मूव करके भी चीजों को कनेक्ट कर लेते थे, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती थी। बट अब वाईमैक्स में क्या हो गया कि अब लाइन ऑफ साइट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा बेस स्टेशन से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा हो और हम अगर उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं भी हैं या घर के अंदर हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पर लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां पर भी जो है हम वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन अ टिपिकल सेल रेडियस डिप्लॉयड ऑफ 3 of 10 kilometers, WiMAX forum certified, ठीक है। The system can be expected to deliver the 40 Mbps पर चैनल, ठीक है। यहाँ स्पीड भी क्या है, इनहेंस है, नियर अबाउट 40 Mbps पर चैनल है, ठीक है, फॉर द फिक्स्ड एंड पोर्टेबल एसएस एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो मूविंग डिवाइसेस हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एक्यूरेटली, मतलब हाई स्पीड 4 Mbps पर चैनल की स्पीड के थ्रू जो है
ये आपस में क्या है, कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। एंड मोबाइल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अप टू 15 Mbps of capacity within the typical cell radius deployment of the up to the 3 kilometers, ठीक है। देखा था वाईफाई की रेंज को हमने लगभग इनहेंस कर दिया, और मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 Mbps हम जो है वो नियर अबाउट जो है वो क्या कहते हैं 3 किलोमीटर तक की रेडियस में हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है एज कंपेयर टू द जो भी आपने अभी तक टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ और वाईफाई देखा था, तो वाई मैक्स में जो बेसिकली अपडेशन है कि साइमल्टेनियस सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस विद T1 स्पीड कनेक्टिविटी एंड थाउजेंड्स ऑफ द होम विद DSL स्पीड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि स्पीड का जो इशू था अभी तक का, ठीक है, वो इनहेंस हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस एक साथ एक जो है वो वाई मैक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ पोटेंशियल लो कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिल्डिंग ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ठीक है। कनेक्टिविटी जो हमारी ब्रॉडबैंड की थी उसकी कॉस्ट भी कम हुई और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली जो है इसके अंदर, कि हम मान लीजिए कि LOS नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, या हम डायरेक्ट जो है वो वाईफाई जो हमारा मॉडेम था उसकी कनेक्टिविटी में नहीं है, लेकिन वाई मैक्स में उसमें भी हम कनेक्ट हो पाएंगे वाई मैक्स से, ठीक है। स्केलेबिलिटी है इसमें, सपोर्ट फॉर बोथ वॉइस एंड वीडियो एज वेल एज इंटरनेट डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें सेमीकंडक्टर वेंडर EVS's WiMAX enable chips, ठीक है, appearing in PCs 2006 की PCs के बाद बेसिकली क्या है WiMAX की चिप्स बेसिकली आपके सिस्टम में क्या है आने लगी, ठीक है। और जो कि नोटबुक जो कि आपका जो है वो एप्पल का जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें आया, ठीक है, 2016 में और 6 के आसपास हम कह सकते हैं कि सिस्टम जो है इसके द्वारा अपग्रेड किए गए इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। अब प्रोसीजर के बारे में वाई मैक्स की हम बात करें तो जैसा हमने देखा था कि जो आपका वाईफाई बेसिकली था, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या था कि दैट आर बेस्ड ऑन द IEEE 802.11a b and g स्टैंडर्ड पे बेस्ड था, और आपका जो है वो IEEE 802.16 पे आपका वाई मैक्स काम करता है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा कि वाईफाई के लिए जो है 802.11a b एंड g स्टैंडर्ड थे, और यहाँ पर IEEE 802.16 स्टैंडर्ड फॉर द WiMAX टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वाईफाई इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली डिप्लॉयड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। द वाईफाई आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द बेस स्टेशन दैट वायरलेस होस्ट कनेक्ट टू इन ऑर्डर टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। एंड जो वाईफाई में आपकी कनेक्टिविटी थी नियर अबाउट 300 फीट के आसपास ही थी, और आपने यहाँ देखा कि हम वाई मैक्स के तो नियर अबाउट 3 किलोमीटर्स का जो रेडियस है उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वाई मैक्स टेक्नोलॉजी, और स्पीड आपके नियर अबाउट 15 Mbps आपने देखा था, ठीक है। तो रिमोट की भी जो एरियाज हैं उसमें भी हम इसके इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो उसकी रेंज में है तो, ठीक है। रिलेशन की बात करें वाईफाई और वाई मैक्स का, तो वाई मैक्स एलिमिनेट द कंस्ट्रेंट ऑफ द वाईफाई। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वाईफाई की कनेक्टिविटी में और उसको इंस्टॉलेशन में, वो हमने जो है वाई मैक्स में दूर करने का प्रयास किया। अनलाइक वाईफाई, वाई मैक्स इज इंटेंडेड टू वर्क आउटडोर्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। अभी तक वाईफाई से हम एक लोकल एरिया अपने होम को ही सपोर्ट कर पा रहे थे, और वाई मैक्स क्या है के टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या है कि घर के बाहर भी मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए भी हम सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। WiMAX is a more complex technology and has to handle issue of the importance such as QoS guarantees, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की भी इसमें गारंटी है, ठीक है, एंड कैरियर क्लास रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली क्यूएस को हम क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि वाई मैक्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल है, ठीक है।
WiMAX is not intended to replace the Wi-Fi. Instead, the two technologies complement each other. ठीक है, और वाईफाई को ये बेसिकली रिप्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटे एरियाज के लिए बेसिकली हम वाईफाई टेक्नोलॉजी को अभी भी यूज करते हैं, प्रिफर करते हैं। ठीक है, और WiMAX का अपना जो है डोमेन है, कल्चर है वर्क करने का। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हैं। ठीक है, फिर WiMAX स्टैंडर्ड की हम बात करें तो WiMAX स्टैंडर्ड मैंने जैसा बताया कि जो है वो पहले आया आपका 802.16 जो दिसंबर 2001 के पास, फिर 802.16A आया जनवरी 2003 के पास, फिर 802.16 2004 आया, ये 2004 जून में आया था लगभग, फिर 802.16E जो 2005 दिसंबर के आसपास आया था। ठीक है, और इसका स्पेक्ट्रम भी आप देखिए, तो पहले जो है वो 10 से 66 गीगाहर्ट्ज तक था, फिर जो है स्पेक्ट्रम जो है लेस देन 11 गीगाहर्ट्ज हुआ, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली क्या है, रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारी क्या है कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। ठीक है, और 802.16E 2005 में जो आया था उसमें क्या है कि आपका स्पेक्ट्रम लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, ऑपरेशन में जो है वो 802.16 आपका लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस पे बेस है। उसके बाद जो है जो अदर वर्जन आए इसमें किसी में लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती है। बिट रेट में भी आप देखिए कि धीरे धीरे हमारा बिट रेट क्या है वो इनहेंस होता जा रहा है। ठीक है, फिर सेल रेडियस की भी बात करें तो नियर अबाउट 1 से 3 माइल्स में सभी काम करते हैं, लेकिन जो 802.16A है और 802.16 2004 है, ये बेसिकली हमें ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है 3 to 5 माइल्स के आसपास। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो इनहेंस किया गया, कहीं स्पेक्ट्रम जो है वो ठीक किया गया, कहीं ऑपरेशन जो है एलओएस से नॉन एलओएस में कन्वर्ट हुआ, कहीं बिटरेट का इंप्रूवमेंट हुआ, कहीं सेल रेडियस इंप्रूवमेंट हुआ। तो हर की अपनी क्या है, अलग अलग जो है वो खूबियां हैं, सबके अपने स्पेसिफिकेशंस हैं, किस स्पेसिफिकेशन की जरूरत कहाँ पे है उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि कनेक्टिविटी में आप देखें कि WiMAX जो आपकी टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको बताया कि एलओएस मेंटेन हो रहा हो, एलओएस ना मेंटेन हो रहा हो। ठीक है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कैसा भी है, तो बेसिकली क्या है कि जो कनेक्टिविटी हमारी है वो क्या होती है, अच्छी है एज कंपेयर टू द वाईफाई या किसी और वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करें। तो आप देखिए जो आपका बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन जैसे मान लीजिए आपस में लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आपको बेस स्टेशन से किसी होम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, किसी लैपटॉप या किसी ऑफिस बिल्डिंग को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि अगर हम WiMAX के थ्रू अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें लाइन ऑफ साइट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मेंटेन है तो अच्छा है, क्योंकि जो चीजें अलाइंड है उनमें क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, तो विदाउट किसी डिले हो रहा है, तो वहां पर क्या है, इंटरस्टिशियल इंटरफेरेंस और बहुत तरीके के जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं वो कम से कम रहेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें WiMAX हमारा वर्क कैसे करता है, हाउ WiMAX वर्क की बात करें तो WiMAX कैन प्रोवाइड 2 फॉर्म्स ऑफ वायरलेस सर्विसेज, नॉन एलओएस और आपका दूसरा एलओएस है। ठीक है, तो नॉन एलओएस की बात करूं तो वाईफाई शॉर्ट ऑफ सर्विसेज वेयर अ स्मॉल एंटीना ऑन अ कंप्यूटर connects to the tower, uses lower frequency range 2 to 11 gigahertz. ठीक है, and LOS में क्या है, where a fixed antenna point is straight at the WiMAX tower from a rooftop or pole. The LOS connection is stronger and more stable, so it is able to send lot of data with fewer errors. ठीक है, uses higher frequencies with ranges reaching a possible of the 66 gigahertz. तो जैसा मैंने बताया कि दो तरीके की संभावनाएं हैं, एक नॉन एलओएस मतलब नॉन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब आप समझ रहे हो कि आप टावर की डायरेक्ट रेंज में हो, एक स्ट्रेट लाइन हम आप और टावर के बीच में खींचें तो स्ट्रेट लाइन हमारी कंप्लीट है, मतलब आप उसकी रेंज में है डायरेक्ट। ठीक है, और वो जैसे हम सरल भाषा में कहें कि आप टावर को देख सकते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मेंटेन है, तो लाइन ऑफ साइट मेंटेन है तो उसमें बहुत सारी एरर्स आपकी क्या है, रिमूव है। मैंने बताया इंटरस्टिशियल इंटरफेरेंस हो गया,
या कई तरीके के ऐसे लॉसेस हैं जो नहीं संभव हैं। तो लेकिन वाईमैक्स का हेल्प से जो हम नॉन एलओएस भी जो है वो चैनल डेवलप कर सकते हैं बेस स्टेशन और अपना आपका जो डिवाइसेस है उसके बीच में, ठीक है। तो वाईमैक्स कैसे काम करता है ये आपने देखा, ठीक है। और वाईमैक्स स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो ब्रॉड ओपनिंग रेंज है इसकी। वाईमैक्स फोरम इज फोकसिंग ऑन 3 स्पेक्ट्रम बैंड्स फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट, जिसमें आपके जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज इंक्लूड द बैंड ऑफ द बिटवीन 5.25 एंड 5.85 गीगाहर्ट्ज इन द अपर 5 गीगाहर्ट्ज बैंड, ठीक है। एंड मेनी कंट्रीज फॉलो हायर पावर आउटपुट, ठीक है, नियर अबाउट 4 वाट्स की पावर को फॉलो करते हैं, दैट मेक्स अट्रैक्टिव फॉर द वाईमैक्स एप्लीकेशन, ठीक है। और लाइसेंस की बात करें तो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स बिटवीन 3.4 एंड 3.6 गीगाहर्ट्ज have been allocated for the BWA in majority of the countries, ठीक है। और लाइसेंस 2.5 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो द बैंड बिटवीन द 2.5 एंड 2.6 गीगाहर्ट्ज have been allocated in US, मैक्सिको, ब्राजील, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं बेसिकली इसमें आपका लाइसेंस 2.5 गीगाहर्ट्ज यूज हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास 3 जो है आपके पास संभावनाएं हैं, ठीक है। अनलाइसेंस में 5 गीगाहर्ट्ज पे और लाइसेंस में आपका 3.5 गीगाहर्ट्ज और लाइसेंस 2.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन कॉन्टिनेंट के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये आपके डेवलप किए गए और वहां इसको जो है वो इनहेल किया जा रहा है, ठीक है। स्कोप की बात करें तो बेसिकली हमारा जो परफॉर्मेंस है वो टोटल डिपेंड करता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल पे। अभी नेक्स्ट जो आपका डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर है हम लोग उसके बारे में, इस ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि बेसिकली जो आपके ये 7 लेयर हैं इनके थ्रू हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, हर इसमें लेयर का अपना क्या रोल है। जैसे आपके सामने एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली इनका अपना क्या काम है, हर लेयर का स्पेसिफाइड वर्क है जो ड्यूरिंग द जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में तो वहां पर इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। उन रोल को हम आगे का जो लेक्चर होगा उसमें बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे इसमें देखें फीचर और बेनिफिट्स की बात करें तो ऑल दीज आर द, जैसे क्यूएस की बात करें और एआरक्यू की बात करें, एडाप्टिव मॉड्यूलेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल के रेफरेंस में बात करें तो पावर क्या है कि इसमें बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम पावर का यूजेस हो ताकि हमारा बैटरी का लाइफ ज्यादा देर तक चले, एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। और सिक्योरिटी में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी हो, उसके लिए हम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। एडाप्टिव मॉड्यूलेशंस हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो एक चैनल के थ्रू भेज पाएँ। ARQs हैं, मतलब ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं करेक्शन के लिए, ठीक है, वो संभव है इसमें। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को जो है हम हाई रखने, ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आर द बेसिकली क्या है कि मैक लेयर इसमें होती है, मैक लेयर के थ्रू जो है वो ऑल दीज क्वालिटीज आर एस्टेब्लिश्ड इन द वाईमैक्स, ठीक है। तो वाईमैक्स मोबिलिटी इश्यूज की बात करें तो दिक्कतें क्या है कि डिवाइस अवेलेबिलिटी इज अ मेजर इशू, ठीक है। मार्केट इंट्रोडक्शन में बी डिलेड, हाई इनिशियल कॉस्ट विल बी लिमिटेड एडॉप्शन ग्रोथ, क्योंकि इसके लिए हमें एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ता है और जब नया सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी कॉस्ट इश्यूज क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी नया सिस्टम खरीदना पड़ेगा और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी नया सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो ये इसका जो है इश्यूज में आता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और भी छोटे छोटे इसमें हैं, जैसे मार्केट इश्यूज हो गए कि नई चीज आई तो लोग प्रिफर करेंगे। फिर लाइसेंसिंग में 3 गीगाहर्ट्ज बेटर सुटेड फॉर द मोबाइल एसेस and license for WiMAX may not allow the service provider to offer mobile services, ठीक है। current demand for the WiMAX is mostly for fixed services, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या है कि इसको इसके इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो है धीरे धीरे WiMAX की जो है मार्केट जो है वो डेवलप हुई और इस समय जो है वो WiMAX टेक्नोलॉजी आपकी पॉपुलर है आपस में 2 डिवाइसेस के नोड टू नोड कनेक्टिविटी के लिए।
ठीक है। और इसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो हमारे अपग्रेडेड वर्जन थे वायरलेस कम्युनिकेशन के, उसमें हम कहें कि WiMAX का बहुत रूल है, ठीक है। WiMAX इज नॉट गोइंग टू सप्लांट अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे आपका वाईफाई हो गया, लेन हो गया, ठीक है। तो इनको हटाता नहीं है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये अपनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वो इशू बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है, जो मार्केट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन से है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब भी नई चीज मार्केट में कोई आती है तो उससे कुछ इश्यूज होते हैं जो डिप्लॉय, जिसको हम धीरे धीरे रिमूव करते जाते हैं और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, और एक सिस्टम के ऊपर दूसरे सिस्टम को हम प्रिफर करने लगते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WiMAX फोरम, इट सपोर्ट्स 5 क्लासेस ऑफ एप्लीकेशंस, मल्टी प्लेयर इंटरेक्टिव गेमिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। VoIP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। स्ट्रीमिंग मीडिया, मतलब जो आप वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, वेब ब्राउजिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, मीडिया कंटेंट डाउनलोड्स है, ठीक है। तो WiMAX के थ्रू हम बहुत सारी सर्विसेज इनहेल करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस भी हैं, क्या रोबस्ट है, रिलायबल कैरियर क्लास है, इसका QoS जो है, क्वालिटी ऑफ सर्विस हाई है, ठीक है। फॉर मेनी टाइप्स ऑफ द हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस के लिए ये यूज होता है, ठीक है। एंड इनेबलिंग द न्यू एप्लीकेंट एंड इम्प्रूव द डेली लाइफ, ठीक है। हमें नई नई टेक्नोलॉजी से जो है हमारी पर डे लाइफ भी जो है क्या है, इम्प्रूव हो रही है, सर्विसेज को हम इनहेल कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, दैट इज सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसमें बेसिकली है क्या, ये GSM जो हमारा सिस्टम हमने पढ़ा था, उस GSM सिस्टम को हमें इनहेल करने के लिए बहुत सारे उसके सपोर्टिव मॉड्यूल्स हैं। उसमें एक बहुत पॉपुलर मॉड्यूल है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम लोग सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग सिम कहते हैं। और आज सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हो तो जनरली जिस कंपनी का आप लोग जो है वो सर्विस इनहेल करना चाहते हैं, उस कंपनी का आप लोग सिम जो है यूज करते हैं। तो बेसिकली है क्या, जो है सब्सक्राइबर जो है इक्विपमेंट में, ये बेसिकली एक पार्ट है जो हमें GSM सर्विसेज को इनहेल करने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें कि कंपोनेंट GSM सर्विस नेटवर्क के क्या क्या हैं, तो उसमें आपका मोबाइल स्टेशन था, ठीक है। और जो मोबाइल स्टेशन था, बेसिकली जो हमारा मोबाइल सेट होता था, ठीक है, उसमें क्या क्या होता था, मोबाइल इक्विपमेंट्स में आपका एक फोन तो इटसेल्फ हो जाता था, और दूसरा आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो इसमें सिम आप डालते थे। इन्हीं दोनों चीजों को मिला के हमारा जो है वो मोबाइल स्टेशन बनता था, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करता है बेसिकली ये हमारा कस्टमर को, तो इसमें क्या है, एवरी मोबाइल सब्सक्राइबर इज इश्यूड विद अ स्मार्ट कार्ड कॉल्ड द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसको हम सिम के नाम से जानते हैं। और बेसिकली सिम के क्या होता है, अपना एक आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक है। एज फिजिकल एविडेंस द सिम प्रोवाइड्स डिटेल्स प्रिंटेड ऑन द सरफेस, ठीक है। सिम को आप कभी देखिए तो उसमें बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, यही उस सिम की क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। नेम ऑफ द नेटवर्क प्रोवाइडर होगा, एक यूनिक आईडी होगी जो उस पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा जो है वो जनरेट की गई होगी, ठीक है। तो सिम से आप सभी लोग परिचित ही हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एसेस टू द सिम, इलेक्ट्रॉनिक एसेस की बात करें तो एवरी सिम कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग पिन नंबर से बोलते हैं, ठीक है। सिम के ऊपर आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, ठीक है। सेट एट पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर कैन बी चेंज बाय द सब्सक्राइबर, 4 डिजिट का कोड होता है, पीछे आप सिम में देखेंगे तो ये सब चीजें लिखी रहती हैं। यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स बिफोर फोन इज ब्लॉक्ड, ठीक है। और आप बेसिकली इसको जब भी सिम अगर किसी सिस्टम में डाला है, वो नंबर मांग रहा है, अगर 3 आपने गलत अटेम्प्ट कर दिए तो आपका सिम क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि बाईपासिंग द पिन रिक्वायर्स द पिन अनब्लॉकिंग कीज, अनब्लॉकिंग कीज बेसिकली हम PUK नंबर, जब कभी आपका देखिए मोबाइल नंबर नहीं आपका काम कर रहा होता है मोबाइल, तो आप जो है कस्टमर केयर पे कॉल करिए, तो बेसिकली आपको उसको वो PUK नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
जब आप उस पिन को नहीं भूल जाते हैं, आप नहीं डाल पाते हैं, तो PUK नंबर प्रोवाइड करते हैं। ये 8 डिजिट का नंबर होता है, सेट बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट्स बिफोर फोन इज परमानेंटली ब्लॉक। अगर आपने इसको 10 बार रॉन्गली अटेम्प्ट कर दिया तो आपका फोन जो है मोबाइल का है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानकारी में रखना चाहिए कि कभी 10 बार से ज्यादा गलत PUK न डालें। ठीक है, और जो सिम की आपकी आइडेंटिटी है वो 3 टाइम से ज्यादा न डालें, अदरवाइज आपको PUK की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, व्हाट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिम। सिम से क्या क्या हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एज अ सिम इज अ स्मार्ट कार्ड, इट हैज प्रोसेसर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसमें। आपने देखा हो कि आप बेसिकली अपने सिम कार्ड के अंदर भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी लगी होती है। प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द डेटा एंड सिक्योरिटी। इसमें छोटा सा प्रोसेसर भी होता है जो डेटा एसेसिंग के लिए आपका काम करता है। जब भी आपको किसी को कॉल करना हो, जब भी आपको सिम से अपना नंबर लेना हो जिसका आपने सिम में सेव करना हो, तो उसको मैनेज करने के लिए एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, टू एसेस द डेटा वी नीड स्टैंडर्ड स्मार्ट कार्ड रीडर, सिम एसेस सॉफ्टवेयर है इसमें। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल्स, जो इसमें डेटा स्टोर्ड होता है वो बाइनरी फाइल्स में होता है। जैसे आप सिम अगर देखे हो तो कुछ इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक चिप लगी होती है और इसी चिप में सारी जो बातें हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में क्या है वो इसी के अंदर जो है पेस्ट होती है। ठीक है, तो कैसे हमारा सिम वर्क परफॉर्म करता है इसके बारे में हम लोग बेसिकली, और इसी के थ्रू हम एक सब्सक्राइबर से की सर्विसेज से जो है क्या है एक सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, what can be extracted from the SIM identity, and analyst would download the image of the content and compute the hash value of the content as the mean of the validating originality of the content. As present files are downloaded traditionally, software SIM manager pro, चिपसेट सिम स्कैन। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्या फीचर्स हैं बेसिकली जो हम सिम में जो आपका प्रोसेसर है, जो चिप लगा हुआ है, उसके थ्रू हम बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक कॉमन यूज मैंने उसको बताया कि उसमें आप लोग जो है वो फाइल्स को सेव कर सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट नंबर को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक मॉड्यूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बेसिकली जो है वो IMI नंबर के नाम से हमारे बीच में बहुत पॉपुलर होता है। ठीक है, जिसका हम लोग जो है द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जब भी आप कोई सिस्टम बेसिकली खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया आपका, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसको मतलब नेटवर्क से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या है कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए कि हर डिवाइस की भी एक पहचान होनी चाहिए बेसिकली कि किस डिवाइस से बेसिकली हम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिम से क्या है, सिम तो आपको पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दिया, उसमें आपका किस डिवाइस में सिम लगा इसका रोल नहीं आता है। लेकिन जब हम IMI नंबर की बात करते हैं तो वहां क्या है कि किस पर्टिकुलर सिस्टम में आपने उस सिम को लगाया है। ठीक है, उसकी भी इंफॉर्मेशन क्या है नेटवर्क पे जो है फेच होती है, जब आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं, जब आप किसी को मेल कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे साइबर सेल्स के बेसिकली जो है लोग होते हैं, वो कहीं से मेल आई, कहीं से कोई मैसेज व्हाट्सएप का किया गया या कहीं से कोई चीज शेयर की गई, तो कैसे पहचानते हैं कि बेसिकली ये किस डिवाइस से की गई, इस डिवाइस का लोकेशन क्या है, ये डिवाइस कहाँ पे है। ठीक है, ये कब कब ऑपरेटिव रहती है, सारी इंफॉर्मेशन जब हमें निकालना होता है तो बेसिकली उसमें IMI नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो IMI नंबर की अगर हम बात करें तो बेसिकली कुछ जेनेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपका GSM सिस्टम की। जैसे मैंने बताया कि जिस GSM सिस्टम में जैसे हमारा एक पार्ट सिम था, वैसे ही एक पार्ट हमारा सिस्टम है जिसका एक आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, जिसको हम लोग IMI नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑल मोबाइल स्टेशन हैव GSM स्टैंडर्ड ऑन हाउ दे असेस एंड कम्युनिकेट विद द नेटवर्क। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम है वो सिस्टम सिम कार्ड को यूज करते हुए कैसे जो है हमारा मोबाइल सिस्टम उस नेटवर्क से जुड़ता है, उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, जो GSM प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं, जिसके हम थ्रू हम GSM की सर्विसेज को इनहेल करते हैं। ठीक है,
तो एवरी मोबाइल स्टेशन हैज अ यूनिक आईडी कॉल्ड द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जिसको हम बेसिकली IMI नंबर के नाम से जानते हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा कि एक 15 डिजिट का नंबर होता है जनरली, ठीक है, और वो आपकी बेसिकली डिवाइस की आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड एवरीथिंग एल्स इज द मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट, कि बेसिकली जो सिस्टम है GSM का, उसमें फाइल सिस्टम हो गया, फीचर हो गया, इंटरफेसेस हो गए, ठीक है। तो हाउ टू रिक्वेस्ट द सिम पिन इफ एक्टिवेटेड मे हैव ऑप्शनल MS पिन, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम GSM सिस्टम को यूज करते हैं तो उसको प्रोटोकॉल इनहेल करने के लिए हमको पहले चीज तो एक सिम की जरूरत पड़ी। सिम के द्वारा क्या है कि हमारी नेटवर्क पे आइडेंटिटी बनी, कि हम पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, उस नेटवर्क में हमारी क्या आइडेंटिटी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, सिम। लेकिन जब उस नेटवर्क में हमारी डिवाइस की आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, IMI नंबर। तो IMI नंबर की हम बात करें तो व्हाट इज IMI? The IMI is a unique number to identify GSM, WCDMA and IDEN मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो आपका मोबाइल फोन है ये उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज सम सैटेलाइट फोन, ठीक है। जो हम लोग सैटेलाइट फोन यूज करते हैं उसकी भी अपनी एक क्या है, IMI होती है, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि आपने मोबाइल अपने सिम कार्ड खरीद लिया, अब सिम कार्ड में भी बहुत तरीके के जो है क्राइम हुए कि लोग गलत आइडेंटिटी से लोग जो है वो सिम कार्ड खरीद लेते थे, फिर किसी भी सिस्टम में उसको लगा के एक्टिवेट कर देते थे और किसी को भी जो है वो कॉल कर देते थे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ठीक है, बेसिकली क्या है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए गए कि जब भी हम किसी सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस यूज करें तो उसका एक पर्टिकुलर अपना क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक सिम की आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो उस नेटवर्क पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, सिम की है। लेकिन हमारे उस नेटवर्क के जो हमारा सिस्टम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग मोबाइल सिस्टम बोल रहे हैं, अब चाहे वो लैपटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम उसकी बात करें तो उसके रेफरेंस में हमें IMI की जरूरत पड़ती है, जो उस नेटवर्क पर ये बताता है कि किस सिस्टम के मॉड्यूल से ये मैसेज किया गया है, ये मेल की गई है, ये पिक्चर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया है, ये सब चीजें वहां से निकल के आती हैं। और वो पर्टिकुलर सिस्टम किस बेस स्टेशन में प्रेजेंट है इस समय, ठीक है, और ये कितने बजे एक्टिवेट हुआ था, ये मेल कितने बजे की गई, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है ये हम जो है इसके थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कहीं से भी कोई मैसेज किसी को भेज दे और गलत आइडेंटिटी का से सिम कार्ड ले लिया है, आइडेंटिटी कार्ड लगा के, तो उसमें कोई पकड़ ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसी चीजें बनाई गई कि सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसकी भी एक आईडी होगी और वो भी नेटवर्क पे क्या है, फ्रेश होगी। और जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारा सिम जो हमारा सब्सक्राइबर आईडी है वो तो ट्रांसमिट होती है, हम किस नंबर से कॉल कर रहे हैं, मतलब किस मशीन का यूज करके उस कॉल को क्रिएट कर रहे हैं, IMI की आईडी भी हमारी उस नेटवर्क पे क्या है, फिश होती है। जब सारी चीजें ऑथेंटिकेशन उनका हो जाता है, चेक कर ली जाती हैं कि नहीं हाँ सही है, तभी हमें क्या है वो नेटवर्क अलाउ करता है कॉल कंप्लीट करने के लिए, तभी हमारा जो है वो नेटवर्क जो है दो लिंक के बीच में ट्रांसमिशन अलाउ करता है, अदरवाइज उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो the mostly phones have the IMI number but in dual sim phones are 2 IMI number, ठीक है। आपने देखा होगा कि बेसिकली इस तरीके का कुछ पिक्चर देखिए तो उसमें लिखा रहता है कि एक तो सीरियल नंबर होगा, फिर एक होगा IMI 1, फिर एक होगा IMI 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो आपके ड्यूल सिम है, ड्यूल सिम मोबाइल, ठीक है, उसमें क्या है आपका 2 EMI नंबर फेच हो रहा होगा। कभी भी आप अपने उस पे मोबाइल पे देखिएगा अपने मोबाइल का IMI नंबर, तो वहां से क्या है कि आप देखेंगे कि ड्यूल सिम मोबाइल नंबर है, 2 IMI नंबर होंगे, ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर किस स्लॉट वाले किस सिम से फोन किया है, ठीक है, वो सिम किस स्लॉट में लगा था ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो द IMI इज ओनली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग द डिवाइस एंड हैज नो परमानेंट और सेमी परमानेंट रिलेशन टू द सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर से इसका कोई परमानेंट लिंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन को शो करता है, ठीक है।
the number is used by the GSM network to identify the valid devices and therefore can be used for stopping a stolen phone from the accessing the network in the country. कोई फोन जैसे चोरी हो जाता है कोई सिस्टम, तो उसका बेसिकली IMI नंबर जब सिस्टम सर्वर पे सर्च में लगा दिया जाता है, तो जब भी उस मोबाइल फोन से किसी भी कंपनी का सिम यूज करके या उसको जब भी आप ऑन करेंगे और नेटवर्क पे लिंकअप करेंगे, तो क्या करेगा, वही IMI नंबर जो है आपको उस डिवाइस की लोकेशन बता देगा और उस डिवाइस में किस कंपनी का सिम इस समय लगा है, उसका नंबर क्या है, ये सब सारी चीजें भी फेच कर देगा। और इसीलिए देखिए कि जो मोबाइल लोग चोरी करते हैं, वो 5-6 महीने साल भर बाद जब भी वो उसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि हमने कहीं से हमें मोबाइल मिल गया है तो हमने रख लिया है, 2 साल बाद ऑन करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। नहीं, अगर वो सर्च पे लगा हुआ है और IMI नंबर जब भी मैच कर गया तो आपको क्या होगा, वार्निंग आ जाएगी और आपको जो है वो पुलिसमैन का तुरंत फोन आएगा कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं ये चोरी का फोन है, आप इसको तुरंत जमा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिवाइस ट्रेस हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो है वो हैकर सिस्टम एक्सपर्ट ऐसे भी आ गए हैं जो IMI नंबर ही चेंज करने का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत हाई लेवल का रिसर्च लगता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अच्छी कंपनी का अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल वगैरह इस मामले में आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके सिस्टम को कोई IMI नंबर नहीं चेंज कर सकता है। और आप जाहिर सी बात है सस्ता फोन खरीदेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर इतने अपग्रेडेड नहीं होते हैं और वहां पर संभावना होती है कि सब सारी चीजें ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोगों ने जो है वो कई कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं कि बेसिकली WiMAX हमारा कैसे जो है वो ब्लूटूथ और वाईफाई के कोरिलेशन में जो है सुपीरियर होता है, कैसे उसकी वर्किंग है, क्या जो है हमें जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किस जो है वो प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो IP प्रोटोकॉल के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिम के बारे में आज देखा कि सिम क्या होती है, कैसे ये हमें आइडेंटिफाई करती है किसी नेटवर्क के। फिर वहीं पे हमने IMI देखा कि कैसे हमारा मशीन या मोबाइल फोन जिसके द्वारा हम नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं उसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानी जाती है IMI के नंबर के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सभी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स पे गहन जो है वो डिस्कशन किया और आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।